ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, क्या कह रही हो, ए बी, आ गया समझ में? चल अच्छा मैंने देखा नहीं, सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर लाना है। अब मैंने लिख दिया तो थोड़ा डिस्क्राइब कर ही देता हूं, है ना। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल लाना है। इसका मतलब साहब ये वाली फॉर्म है ना, ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कॉमन आ जाए कहीं ना कहीं, हमें ऐसी कंडीशन सवाल में बनानी है। और सवाल में ऐसी कंडीशन कैसे बन सकती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ जाए? उसका एक तरीका ये है कि अगर मैं यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई करूँ, इसमें पूरे में ए का मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, पहली रो में ए का मल्टीप्लाई, दूसरी रो में बी का मल्टीप्लाई और तीसरी रो में सी का मल्टीप्लाई। अब आप मेरे से ये कह सकते हो, एक मिनट पहले मैं क्वेश्चन को करता हूँ फिर बाद में। जब ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी। और जब मैं इसमें बी का मल्टीप्लाई करूँगा, लिख देंगे हम, है ना, ए बी स्क्वायर और ये हो जाएगा बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा बी का मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर सी, और सी का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे ए सी स्क्वायर बी और ये हो जाएगा सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके की फॉर्म बन जाएगी डिटर्मिनेंट की, ठीक है। अब ए पहली रो में से, बी दूसरी रो में से, ए पहले कॉलम में से, बी दूसरे कॉलम में से और सी तीसरे कॉलम में से कॉमन ले लेंगे तो बाहर बचेगा भाई, क्योंकि हमने ए बी सी का मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी लगाना पड़ेगा, और कॉमन लेंगे तो ए बी सी अपॉन ए बी सी हो जाएगा, ठीक है ना। और ए बी सी अपॉन ए बी सी हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए इसमें से कॉमन लिया है। यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर। जब बी कॉमन लेंगे इसमें से, जब सी कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे, दो लगाएंगे ऑपरेशन, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और जैसे ही R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाएंगे, हाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इसमें से, और कॉमन लेते ही अंदर वाले का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। पहले करा दिया, मुझे पता है, कह तो रहा था मैंने पहले करा दिया है। वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी लेकिन सवाल की, और हो भी गई हो तो शायद आज शाम को 9 बजे मैं लाइव आऊँगा यूट्यूब पे, तब देखना आप लोग। अगर वीडियो रिकॉर्ड हो भी गई होगी तो देख लेंगे वहाँ उसमें, है ना। आप लोग सवाल भेज रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सॉल्व नहीं करके दे रहा। मैं 1-2 दिन से थोड़ा सा क्या है कि उसमें व्यस्त हूँ अपने काम में, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं कि सवाल नहीं करके दे रहे सर, सारे सवाल मैं यहाँ बता देता हूँ वैसे ध्यान से, मुझे सब याद है, चिंता ना करें। मेरे लिए आप लोग पहले हो, बाद में कोई और चीज़ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा भेजते रहो। फिलहाल हम इनवर्स निकालना सीख रहे थे मैट्रिक्स का, और वहीं पे फिर से आ जाते हैं। मैं एडजॉइंट को रिवाइज कराता हूं आपको और इनवर्स को भी बताता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन, ठीक है, मैं करूंगा, फिर मैं आपसे इनवर्स पूछूंगा फटाफट। मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, मैंने बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से सॉल्व करना है वो अलग बताऊंगा। पहले मैं सीधा डायरेक्ट बताऊंगा कि साहब किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालें। मान लीजिए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही मैट्रिक्स है, ठीक है। जानबूझ के लिखी है, कारण हो सकता है कोई, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सवाल मैंने जानबूझ के लिखा है। आप लोग मुझे इसका ए इनवर्स निकाल के दिखाओगे, ए इनवर्स। अब देखो, बालक ए इनवर्स निकालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और बालक ने एडजॉइंट ए पहले निकाला। और बालक अगर एडजॉइंट ए पहले निकालता है ना, तो आप एक बात ध्यान रखिए, एडजॉइंट ए निकालना पहले सवाल में सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्वेश्चन में एडजॉइंट ए पहले मत निकालिए, मान जाइए, ठीक है। क्यों मत निकालिए? क्योंकि ए इनवर्स का कल मैंने फॉर्मूला बताया है। अगर इसमें आपने ए इनवर्स पहले अगर एडजॉइंट ए पहले निकाला और बाद में ए इनवर्स निकाला तो आप सबसे बड़े मूर्ख रोओगे, ठीक है। अच्छा, ए इनवर्स निकालना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा क्या ए डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं है।
तो चेक करने के लिए क्या ए डिटर्मिनेंट जीरो तो नहीं है, 100% इसमें ए डिटर्मिनेंट जीरो है, जीरो आ गया ए डिटर्मिनेंट, कैलकुलेट कर लेना। इनवर्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट, इस तरह की मैट्रिक्स का जिसका ए डिटर्मिनेंट जीरो हो उसका ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। सर आपको कैसे पता है डिटर्मिनेंट जीरो है बिना सॉल्व किए? मैंने कहा अब तो मैं डिटर्मिनेंट को हर तरीके से सॉल्व करना सीख गया हूं। देखिए जैसे ही मैं R1 में से R2 घटाऊंगा तो यहां बचेगा, R2 में से R1 घटाऊंगा तो यहां बचेगा 1 1 1, ठीक है। जब मैं R3 में से R2 घटाऊंगा तो यहां बचेगा 1 1 1, और 1 1 1 1 1 1 बचते ही क्या कह दूंगा मैं, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक मेथड तो ये है और यही मेथड ठीक है, और नहीं तो आप निकाल के देख लीजिएगा डिटरमिनेंट जीरो आएगा, डिटरमिनेंट को जीरो आते ही इन्वर्टेबल नहीं होगी मैट्रिक्स, ठीक है ना साहब। अब यहाँ पे मैं 9 की जगह कर देता हूँ 5, अब मैट्रिक्स का इनवर्स भी निकलेगा और डिटरमिनेंट भी निकलेगा, डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो होगा। तो पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, 1 मिनट में कोई मुझे डिटरमिनेंट बताएगा। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, फटाफट, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, देखिए 5 5 25 इंटू 1 25 प्लस, देखिए इधर 32 32 गुणा 3 कितने हो गए भाई, 96 प्लस 12 84 माइनस, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, इधर 15 7 105 प्लस 40 प्लस 6 8 48 48, ठीक है 48 हो गया। कैलकुलेट करके बताऊंगा कितना आ गया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। अरे यार 209 तो ये हो गए, माइनस ये कितने हो गए, 8 5 13 3, कैरी 1 4 4 8 8 और 1 9 निकलेगा, और एडजॉइंट क्या आ जाएगा, फटाफट एक ही लाइन में एडजॉइंट बताइए, एक ही लाइन में, इससे एक ही डब्बा खोलूंगा मैं बस। प्लस का बार है ये, वैसे माइनस प्लस का बार है, ठीक है। हमें तो नॉन जीरो से मतलब है, इसका यूज अब कर लेंगे हम, है ना। ये नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो है, तो एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा भाई, जल्दी बताओ। C11 C11 कितना आ गया, 25 25 में से कितने गए, 48, 25 में से 48 गए तो कितने बचे लाला, माइनस के, जल्दी कितने बचे, 23, हाँ ना बोलो भाई। A12 10 में से 24 गए तो कितने बचे, माइनस के 14, लेकिन क्योंकि 1 2 है इस वजह से क्या हो जाएगा, प्लस का 14, आना बोलो भाई। इधर देखो 1 3, तो ये 12 में से 15 गए तो कितने बचे, माइनस के 3, ठीक है, माइनस के 3 रहेंगे क्योंकि 1 3 4 होते हैं, इवन नंबर है। इधर आ जाइए, एक ही लाइन में मुझे बताइए, ठीक है। मान लीजिए ये आ गए, तीनों नंबर आ गए, यहाँ एक डब्बा डब्बा जीरो में समझ लेना इसे, ये तीनों नंबर आ गए मान लीजिए, आपने निकाल लिए, ठीक है। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ए इनवर्स निकालने के लिए 1/ए डिटरमिनेंट यानी 1/12 इंटू ये वाली पूरी मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगी, ए इनवर्स हो जाएगी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ए इनवर्स, ए इनवर्स समझ में आया कि नहीं आया। अब फटाफट मैं आपको एक मैट्रिक्स दूंगा, ए इनवर्स इस मेथड से आसान है, तो मुझे बता दो 6 डब्बों में क्या बनेगा, आ गया तो जल्दी बता दो मुझे। बताओ जल्दी फटाफट। जल्दी बताओ भाई। सिंपल है ना, A12 निकालना ऐसे है, लिखना ऐसे है। अब बोर्ड में क्वेश्चन कैसे करना है वो देख लीजिए, एक सवाल मैं उस तरीके से कर देता हूं, है ना। यही सवाल बोर्ड में कैसे करना है ये देख लीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना डायरेक्ट, गलती भी हो सकती है ना। कैसे लिखेंगे देखिए, पहले लिखेंगे यहाँ C11 निकालेंगे,
C11 के लिए कहेंगे माइनस का 23 आ गया सर, फिर लिखेंगे यहाँ C12 निकालेंगे, 12 माइनस का 14 आया, तो क्योंकि 12 है ये प्लस का 14 हो जाएगा, ठीक है ना साहब। 13 निकालेंगे, C13 कितना आ गया, 13, 12 में से 3 गए 15, माइनस का 3, माइनस के 3, ठीक है ना साहब। 31 निकालेंगे, C31 निकालेंगे, ठीक है ना साहब। 21 पहले 21 निकालिए, C21 निकालेंगे, C21 कितना आ गया देखिए, 2 और 1 कितना आ गया, 20 में से 42 गए तो कितने बचे लाला, बताओ जल्दी, 22, क्योंकि ये 21 है, माइनस के 22 बचे, प्लस के 22 हो जाएंगे, है ना। और ये क्या आ जाएगा, C22 क्या आ जाएगा साहब, दूसरी रो दूसरा कॉलम, माइनस के 15, C23 कितना आ गया, प्लस के 15 बचे, अच्छा माइनस का 16, ठीक है, माइनस का 16। यहाँ पे C23 कितना आ गया बताओ जल्दी, प्लस का 6 बता रहे हैं भाई ये, चलिए मैं लिख देता हूँ, मान लेता हूँ मैं, ठीक है। C31 जल्दी बताओ, C31 बोर्ड में लिखना है ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, माइनस के 3, प्लस माइनस मुझे लग रहा है आप लोगों ने बदल लिया होगा, यहाँ पे ये माइनस का प्लस में बदल लिया होगा, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 2 3 6 में से 12 गई तो माइनस के 6 बचे, क्योंकि ये 3 और 2 5 ऑड नंबर है, इसलिए प्लस का 6 कर दिया, ठीक है। बोर्ड में इस चीज़ को दिखाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, क्योंकि हम को फैक्टर ले रहे हैं ना, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ को फैक्टर लिया है। C32 के लिए क्या करना है, 3, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 3 2 कितना बचा साहब, 8 एकम 8 में से प्लस का 6, ठीक है, प्लस का 6 बता रहे हैं ये। चलिए C33 ये और बता दीजिए, माइनस का 5, माइनस का 3, चलिए माइनस का 3, ठीक है, ये आ गई। अब ये मैट्रिक्स ही तो दिख रही है आपको एक, इसका ट्रांसपोज लिख दीजिए, ये एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट ए, इसका ट्रांसपोज लिख दीजिए। अभी हमने डायरेक्ट ही काम कर लिया था, है ना, अभी हमने डायरेक्ट ही काम कर लिया था, माइनस का 3, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए ऐसे, फिर यहाँ लिख दीजिए 22, यहाँ लिख दीजिए माइनस का 16, यहाँ लिख दीजिए 6, यहाँ लिख दीजिए माइनस का 3, यहाँ लिख दीजिए 6, यहाँ लिख दीजिए माइनस का 3, ये आ गया एडजॉइंट ए। अगर आपसे कोई ए इनवर्स निकालने के लिए कहे तो अगले स्टेप में इनवर्स निकालने के लिए लिखिएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ए भाग लगा देंगे, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। ये क्या आ गई साहब आपकी, ये आ गई आपकी ए मैट्रिक्स, ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स निकालना आप सीख रहे हैं ना सब लोग, ए इनवर्स निकालना। देखो अभी ना मैंने एक क्वेश्चन मेरे को भेजा था, देखो जैसे एक कोई मैट्रिक्स है 3/3 की, तो शौक लगाएगा मुझे पता है, चल कोई बात नहीं, आ जा। ए डिटर्मिनेंट है आपके पास, है ना, ठीक है, और आपसे पूछा है कि 3A डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताइए। ये बात मैं अभी करना चाहता था आपसे, है ना। ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ, ए डिटर्मिनेंट है मान लीजिए 12 है, ठीक है, वेयर ए इज ए मैट्रिक्स, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है ना साहब। ये एक ए मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, ए डिटरमिनेंट बराबर 12 है और 3A डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो क्योंकि हमसे 3A डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी है, कोई मुझे बताएगा 3A डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी। थ्री की पावर k की पावर n-1 का ये मल्टीप्लाई करके ऐसे, और ए डिटरमिनेंट है ए, और k क्या है यहाँ पे, ऑर्डर है। बताओ भाई कोई, हाँ देखो ये मान लीजिए यहाँ k होता, तो क्या होता, इसके लिए फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपको ए डिटरमिनेंट और के डिटरमिनेंट में रिलेशन चाहिए, तो आपको अगर के ए का होल डिटरमिनेंट बाहर निकालना है, ये अगर ये एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है ए, तो ये है के की पावर n-1, के की पावर n-1 इंटू ए डिटरमिनेंट। यही तो बताई थी आप लोगों को प्रॉपर्टी, याद है ना।
हाँ, इसी प्रॉपर्टी की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आप लोग करके देखिएगा, ना हो तो मुझे पूछेगा, ठीक है। तो मैंने तो 3 की पूछी थी बस, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा वो, ठीक है। 3/3 की मैट्रिक्स है। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही है आंसर। एक बात और विशेष ध्यान रखिए, अगर आपसे एडजॉइंट ए की वैल्यू ए माइनस एडजॉइंट ए बराबर, एक मिनट पहले ये प्रॉपर्टी देख लीजिए, एडजॉइंट ए का डैश, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। दोनों बराबर ही होंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो या उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालना हो तो दोनों ही बराबर होंगे, ठीक है ना साहब, समझ आ रहा है ना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10 10 0 0, ठीक है। ये मैट्रिक्स है। अब आपसे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी है, बताइए क्या होगी। मैंने जो पिछली क्लास हुई थी ना, उसी में बताया था कि दोनों में क्या रिलेशन होता है। इसकी वैल्यू बताइए आप मुझे जल्दी से। बताओ भाई। बताओ भाई, ए इंटू एडजॉइंट क्या बताया था मैंने आपको, ए डिटर्मिनेंट इंटू आई, ठीक है। अब जब इसमें से 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 10 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा आई मैट्रिक्स, ठीक है। आई तो बच जाएगा भाई, 1 1 0 0, बताओ बन जाएगा नहीं कि बन जाएगा। अब ये क्या है, इससे कंपेयर करें तो ये क्या है, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 10, कितना सिंपल है। और जिनको प्रॉपर्टी पता है उन्हें पता है 10 है, और जिन्हें प्रॉपर्टी नहीं पता वो तो बनते रहेंगे बेवकूफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और तो कुछ भाई बोर्ड के अकॉर्डिंग ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये पूछ रहा है सवाल। तो बताइए कोई क्या होगा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। बताइए भाई, एडजॉइंट ए का कौन से ट्रायंगल वाले, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो 4.3 है, वो मैंने अभी नहीं कराई है ना, उसे मैं करा दूंगा, एक दिन की एक्सरसाइज है वो, सबसे आसान है वो डिटर्मिनेंट में, उसे मैं करा दूंगा, है ना यार। अभी तो नया जो सिलेबस, अभी तक का जो सिलेबस है उसमें तो कुछ नहीं कटवाया, सेम है एज इट इज, लेकिन उम्मीद है शायद कुछ कटे। हाँ पूरा चैप्टर है, अभी कुछ नहीं कटा, पूरा सिलेबस में से कुछ नहीं कटा अभी, ठीक है। हाँ कटने में समय है, शायद कुछ कट जाए। तो फिलहाल आप मेरी ये बात समझ लीजिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बिल्कुल बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये याद रखिए आप, है ना। अब मैंने ये आपको कितने बाई कितने ऑर्डर की बोली है, 3/3 की बोली है ना, 3/3 की बोली है। तो आप लोग एक बात समझ गए, 4 की पावर 3 - 1 यानी कि 4 की पावर 2 यानी 16 हो गया आंसर, ठीक है।
एडजॉइंट टी का डिटर्मिनेंट। समझ में आ गया ना भाई? याद रखिएगा ये। और कोई समस्या किसी को हो तो वो बताओ मुझे कि सर ये समस्या आ रही है हमें। बताओ भाई, कोई दिक्कत यहां तक? पक्का है ना फिर? बताओ, रख दो क्वेश्चन ढंग का? तैयार हो? बोलो भाई सब लोग। इन बच्चा सवालों से फुर्सत मिल गई हो तो तैयार हैं अब? चलिए, एक ही बोले तो यस सर, वो भी बड़ी मरी सी आवाज में, यस सर। ए इज इक्वल टू, अभी थमते हैं थोड़ी देर है ना, 2 3 4 5 है ना भाई। ये एक मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना साहब। आपको फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव, इसको हेडलाइन कर लीजिए ना, अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव, इस पर डब्बा लगा लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता दीजिए जल्दी। जो जितनी जल्दी बताएगा ना वो उतना ही बड़ा राजा बाबू है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलेगा मुझे तो यही बता दो। क्यों? नहीं पता? ये क्या कह रहे हो भाई? और कोई बताओ। अच्छा, किसी नंबर का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? अगर किसी ए मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो वो मैट्रिक्स होगी बी, वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगी बी जिसका मल्टीप्लाई इससे करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। इसका मतलब सिंपल इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो हम इनवर्स निकालना सीख रहे हैं ना, A11 C11, उस हिसाब से वही तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? इसके लिए मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर दीजिए, इसमें माइनस लगा दीजिए, -4 -3, या फिर आप C11 वाले तरीके से कर लीजिए और ए डिटरमिनेंट का भाग लगा दीजिए। डिटरमिनेंट कितना आया? 10 में से 12 के माइनस का 2, ये आ गया इनवर्स एक ही लाइन में। आप C11 वाले तरीके से निकाल लीजिए। मिनट तो नहीं लगी एक? बताओ भाई। बताओ। अब आ जाइए 3x3 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालें और उसकी ट्रिक बता दें। सर ट्रिक क्या होगी? 3x3 के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालें। अभी हमने इतना लंबा सवाल किया था, उसकी एक साधारण सी ट्रिक बता दो, एक ही लाइन में क्वेश्चन कैसे हो जाए। मैंने कहा अगर तुम एमसीक्यू पेपर दे रहे हो और 3x3 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना कह रहा है आपसे कि 3x3 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, तो सिंपल एक काम कीजिए, ऑप्शन चुनिए और ऑप्शन में से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए एक एक मैट्रिक्स का। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका मल्टीप्लाई करके आ जाएगी वही दूसरी मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाएगा। क्या कहा ये कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, इसके 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, इसका इनवर्स पूछ रहा है ए मैट्रिक्स का। तो इस मैट्रिक्स को उठाओ और चारों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देख लो। पहले दूसरे स्टेप में देख लो, जो चीज कॉमन ना हो ना मैट्रिक्स में उस टर्म का मल्टीप्लाई करो। जैसे ये पहली रो और पहले कॉलम का मल्टीप्लाई करके सब में कॉमन है तो उसे मत करिए, दूसरे रो का कर लीजिए, उससे
आंसर मुश्किल से 15 सेकंड में दिख जाएगा कि हाँ इन तीनों में से ये आंसर है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होते हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम है, उसमें हम नहीं लगा सकते, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसमें यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आंसर देखने के लिए हम आंसर पहचान सकते हैं कि हमारा सही है या गलत है, और वो ये भी तरीका है कि हमारा जो आंसर आए उससे जो मेन मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। समझ रहे हैं ना। और सबसे आसान तो यही है कि अगर मैं आपको, देखिए जो ट्रिक बताने वाले हैं ना लोग, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते हैं, वही मैट्रिक्स लिखते हैं सेम, है ना, 7 8 9 5 कर लेते हैं यहाँ, दूसरी लिख लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, कोई भी लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो मैंने आपको बताया ना वो भी किसी ट्रिक से कम थोड़ी है कि साहब एड जॉइंट निकालिए, वो मेथड ही तो है। अब लोग क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे ना 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 वो मेथड नहीं है। एक काम कीजिए, पहले 2 रो को 2 कॉलम को रिपीट करके लिख लीजिए। मैंने लिख लिया 1 4 8 2 6 9, पहली 2 रो को यहाँ रिपीट करके लिख दीजिए, 1 2 3 और 1 और 2, और पहली दूसरी रो हो गई 4 6 7 4 6, ठीक है। अब पहली रो को और पहले कॉलम को डिलीट कर दीजिए। मैंने कहा कैसे, देखिए ऐसे, पहली रो को और पहले कॉलम को डिलीट कर दीजिए, ठीक है। डिलीट कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए, 30 में से 63 गए तो कितने बचे, मान लीजिए माइनस के कुछ यहाँ बचे, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है। तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे और लिखिए इन्हें ऐसे, ठीक है। A11 A12 का ध्यान रखिए, प्लस माइनस का, वो उसकी ट्रिक बन जाएगी कि साहब ये ट्रिक है मैट्रिक्स। लेकिन इसमें कुछ नहीं रखा, बेहतर है कि आप लोग मैंने जैसे बताया है 3x3 की एक मैट्रिक्स ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक की, और इसका सीधा एडजॉइंट निकालिए और एडजॉइंट निकाल करके उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब हमारे पास कैसे मेथड है, एक तो सीधा, कितने मेथड है हमारे पास, एक तो मेथड है कि साहब अगर आपको इन्वर्स निकालना है, ए बी बराबर आई होता है, ए का इन्वर्स निकालना है, ए बी बराबर आई होता है, तो बी मैट्रिक्स को ABCD मान लीजिए, ABCD EFG HIJ को मान लीजिए, जो भी है, और मल्टीप्लाई करके देख लीजिए और उनकी जो अननोन है, जो वेरिएबल है, उनकी वैल्यूज निकाल लीजिए। एक तो ये मेथड मैंने बताया आपको। दूसरा मेथड ये बताया है कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर निकाल लीजिए, वो हमने पिछली मैट्रिक्स में ही पढ़ा है, पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है। तीसरा मेथड आपको बताया है कि अगर साहब आपको इंटरचेंज करना आता है, प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर लीजिए, माइनस लगा दीजिए, उस मेथड से निकाल लीजिए। चौथा मेथड मैंने आपको बताया है एडजॉइंट के हब, एडजॉइंट निकालिए, ए डिटरमिनेंट का भाग लगा दीजिए। और पांचवा मेथड जो मैंने आपको बेवकूफ बनाने के लिए बताया, जो ट्रिक के लिए यूज किया जाता है दुनिया में, वो ये है, इसमें रखा कुछ नहीं है, ठीक है, रखा कुछ नहीं है। लोग इसे ट्रिक कहते हैं लेकिन ट्रिक नहीं है, ये बेसिक से ही निकला है, जो A11 A12 निकालते हैं ना, वहीं से निकला है। बस इसको लिख करके थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ ये एक ही बार में हमारा काम हो गया और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, ठीक है। और अगर आप MCQ पेपर कर रहे हैं तो 6वीं 7वीं बात मैंने आपको ये बताई है कि MCQ पेपर कर रहे हैं तो कभी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने के चक्कर में मत पड़िए, सीधा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई उन रो या उन कॉलम में करिए जो कि कॉमन नहीं है, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखिए। तो लगभग अब आपका इन्वर्स कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों से आ गया माइनर निकालना, कोफैक्टर निकालना, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, एडजॉइंट निकालना, ये सारी चीजें आप लोग सीख गए हो। इसके बाद में जो मैट्रिक्स का मेन पार्ट आता है, जिसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन 100% आता ही आता है, वो है इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। जो मैट्रिक्स का यूज हुआ ना, जो डिटरमिनेंट का यूज हुआ दुनिया में, वो सबसे पहले मैट्रिक्स से पहले डिटरमिनेंट आया। उसकी क्या वजह थी डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से पहले आया? उसकी वजह ये थी, इसने जो लीनियर इक्वेशन है उनको बहुत आसान कर दिया, सॉल्व करके बहुत आसान कर दिया। तो उन्होंने कहा कि एक डिटरमिनेंट बना लीजिए, उससे लीनियर, फिर बाद में नाम दिया गया कि ऐसे डिटरमिनेंट नाम है, ये जो भी है, जहाँ से भी ये बना, लेकिन मैट्रिक्स से पहले डिटरमिनेंट की खोज दुनिया में हो चुकी थी, है ना, 15वीं शताब्दी में लगभग डिटरमिनेंट। ये दोनों चैप्टर बोर्ड में 10 नंबर के आते हैं, ठीक है, और हम खत्म कर चुके हैं दोनों चैप्टर्स को, ठीक है। इसमें से 6 नंबर में 10 नंबर में से 5 नंबर का एक क्वेश्चन बड़ा आएगा जो XYZ की वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा, जो अब पढ़ाएंगे 3 वेरिएबल की, ठीक है। पहले 3 नंबर 4 नंबर का सवाल आता था, ये 6 का आता था, ठीक है। अब 3 नंबर का सवाल इसमें से ऐसा आ सकता है कह रहा हूं मैं, जो कि 4.2 के बेस पे हो सकता है, एक्सरसाइज 4.2, जो कि पिछली साल सिलेबस में नहीं थी, हो सकता है अब भी हट जाए, ये संभावना है, होगा नहीं, या होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन 4.2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आप
12th के बाद में कुछ करना है तो, है ना, हमेशा काम आएगी, हर चैप्टर में काम आएगी। जब हम आपको पढ़ाएंगे ना प्लेन 3D डिटरमिनेंट की, यही तो इतने यूज हैं। देखिए यूज कहाँ कहाँ होगी, ये कैलकुलस में यूज होगी, कैलकुलस में सबसे पहले कैलकुलस में यूज होगी, है ना। कैलकुलस में यहाँ यूज नहीं होगी तो जैकोबियन वगैरह आपको बीएससी, जब बीएससी या ग्रेजुएशन जो भी करोगे आप, बीटेक करोगे, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज होगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना कि डिटरमिनेंट इस तरीके से सॉल्व होता है डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है। और जैकोबियंस में भी इसका यूज होता है ना, जैकोबियन बनती हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए इसका यूज होता है। इसके अलावा अगर आप 3D और प्लेन और वेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें तो इसका अद्भुत यूज है ही। 11th क्लास में आपने वेक्टर भी डिटरमिनेंट के आधार पर सॉल्व करना सीख ही लिया है ना। ऐसी कोई ब्रांच मैथमेटिक्स की नहीं है, अलजेब्रा में तो आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज कम होता है, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत होता है। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा दे दिया, डिटरमिनेंट में साइन थीटा कॉस थीटा दे दिया, जो हमने सीखे भी हैं कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालिए। तो मैथमेटिक्स में एक दूसरे से चैप्टर रिलेटेड है, इन रिलेटेड चैप्टर्स पे ही थोड़ा थोड़ा ध्यान अगर हम दें ना तो हमारी मैथमेटिक्स यहीं से मजबूत होना स्टार्ट हो जाती है कि एक दूसरे से, एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर किस तरीके से रिलेटेड है, ठीक है। फिजिक्स में 11th में आप पढ़ी चुके हो वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर सी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। तब हम क्या निकालते थे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे ना एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ, तो तीसरा वेक्टर अपने आप इधर की तरफ भागता था, वो उसका क्रॉस वेक्टर हो जाता था, जो इन दोनों ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता था। ये जो है ना उंगलियां मेरी, देखिए इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर ये तीसरा वेक्टर हो जाया करता था। याद है ना सब 11th क्लास की, शायद तीसरा ही चैप्टर है शायद, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसे लिख लीजिए। वैसे जब क्लास चला करती थी ना तब मैंने आपको बताया था 0 माइनस का tan α/2, फिर से रिपीट कर रहा हूँ वही से मैं, ये है tan α/2 और यहाँ पे है 0, ये है एक मैट्रिक्स, है ना। हमें प्रूव करना है a प्लस आई इज इक्वल टू आई माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज आप बताइए कौन सी एक्सरसाइज का है। कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ठीक है ना साहब, साइन अल्फा कॉस अल्फा। एक बार एनसीईआरटी से कंफर्म कर दीजिए इसे। 3.2 का हुआ, चलिए जो भी है, हाँ 3.2 का ही होगा। एक बार इसे एनसीईआरटी से कंफर्म कर लीजिएगा। इसे कर लोगे आप लोग या मैं कराऊं? पहले इसे करके देखिएगा, है ना, फिर कल मैं कराता हूं। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं ना। और अगर आप लोगों को कोई सवाल हो, डाउट हो तो पूछ लो, कोई समस्या हो वो पूछ लो। मैं चाहता हूं कि अब हम ज़्यादा स्पीड ना भरें, स्लो चलें हम। सही रहेगा ना स्लो चलें तो? या सिलेबस खत्म कराएं? अच्छा ठीक है, पहले सिलेबस खत्म कर लेते हैं, ठीक है। सब लोग तैयार हैं फिर भाई? और बच्चा क्या सोचता है पता है, एक गलत फहमी में मत रहना। बच्चा ये सोचता है कि सर दोबारा रिवीजन कराएंगे, हम उसमें सीख लेंगे, और बड़ा खुश होता है कि दोबारा रिवीजन होगा उसमें सीख लेंगे। अरे भाई पहली बार में नहीं सीखा तो दोबारा हम क्या सीखेगा? इसलिए पहली बार के लिए तैयार रहना, है ना। पहली बार में ही सीखो। जो ये हाँ कंफर्म तो हो जाता है वो एक अलग बात है, पक्का हो जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन पहली बार में ज़्यादा सीखी है ना। फिर मैं कल से, शायद मैं कल या परसों ये डिटरमिनेंट हम लोग खत्म कर लेंगे पूरा कंप्लीट। कल या परसों तो पक्का कर ही लेंगे, नहीं तो कल है, नहीं तो परसों तो पक्का है ही, 100% खत्म हो जाएगा। इसके बाद में डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। नया टॉपिक है, एग्जाम में वेटेज है 35 नंबर। एग्जाम में वेटेज है 35 नंबर, चैप्टर 5, 6, 7, 8 और 9। और ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ना भाई। कैसे लोगों के चक्कर में मत पड़ना? जो लोग आपसे ये कहते हो कि मैट्रिक्स 5 नंबर की आएगी, डिटरमिनेंट 4 नंबर का आएगा, डिफरेंशिएशन 6 नंबर का आएगा, ऐसे चक्करों में मत पड़ना। बोर्ड कभी भी ये नहीं बताता कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा। बोर्ड ये बताता है कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की आएगी। अलजेब्रा की यूनिट 10 नंबर की आएगी, कैलकुलस की यूनिट 35 नंबर की आएगी, ज्योमेट्री की यूनिट इतने नंबर की आएगी, ये सब बोर्ड बताता है, ठीक है। बोर्ड कभी नहीं कहता कि स्पेशल चैप्टर इतने नंबर का आएगा। इस चक्कर में मत पड़ना। कुछ बच्चे इस चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं। नुकसान ऐसे कर लेते हैं कि 5-6 साल के पुराने पेपर देखेंगे और उनमें 2 सवाल आए। मान लीजिए एक आया मैक्सिमम मिनिमा का, आप लोग
उसमें पढ़ोगे चैप्टर में अगले में। मैक्सिमम मिनिमा का आया एक सवाल और एक आया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, और ये सवाल है और में, या तो ये कर लीजिए या ये कर लीजिए। तो बच्चा क्या करेगा पता, बच्चा बड़ा चालाक होता है, बच्चा ये कहेगा मैक्सिमम मिनिमा सर बहुत कठिन है, हम तो इसी को तैयार करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को, और पता लगा दोनों ही सवाल और वाले मैक्सिमम मिनिमा में आ गए। ठीक है, दोनों ही सवाल मैक्सिमम मिनिमा के पेपर में आ गए, ये तो आया ही नहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, ये तो 4 नंबर में या 3 नंबर में टपक गया आके। उससे नुकसान से बचना, इसलिए सिर्फ बोर्ड के ब्लूप्रिंट पर ध्यान देना कि बोर्ड ने ये ब्लूप्रिंट हमें दिया है, इतने नंबर का वेटेज हमें दिया है, तो उसी के हिसाब से वेटेज बना के रखना। ठीक है, ये नहीं अपना मत सोच लेना 4-5 साल 10 साल 20 साल के पेपर देख के कि ये चैप्टर इतने इतने नंबर के आएंगे। चैप्टर कभी भी बोर्ड डिसाइड नहीं करता, ये बात कई बार गड़बड़ हो भी चुकी है। ठीक है, बच्चे परेशान रह भी चुके हैं इस वजह से, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि बोर्ड का ब्लूप्रिंट यूनिट के आधार पर बनाया जाता है, ना कि इसके आधार पर। ठीक है।